हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पर रखते हुए। अभी हम लोगों ने डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। पहले समझने का कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है। ध्यान देना, सपोज ये कोई भी एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट में अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सेल फोर्स पी, ठीक है। अब ये प्लेट में ना एक इरेगुलरिटी प्रेजेंट है। इरेगुलरिटी किस फॉर्म में, यहां पर ध्यान दोगे तो एक प्लेट में होल किया हुआ है, ठीक है। इस होल का डायमीटर डी है। अब होगा क्या, अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से चले, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्शन का स्ट्रेस निकालूं, जैसे अभी ये एक्सेल लोड से सब्जेक्टेड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग जो पढ़ते हैं वेरियस एजम्पशन को ध्यान पे रखते हुए, वो क्या होता है कि एक्सेल फोर्स के कारण किसी भी क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पर सेम है। तो अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से अगर मैं निकालू ना इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्ट्रेस, जहां पर ये होल था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से स्ट्रेस क्या होगा, एक्सेल फोर्स पी डिवाइड बाई यहाँ का एरिया, ठीक है। यहाँ का भी इफेक्टिव एरिया कितना होगा, टोटल विथ ऑफ द प्लेट डब्ल्यू है, बट यहाँ पर डी डायमीटर का होल है, तो इस सेक्शन पे प्लेट का जो विथ होगा वो डब्ल्यू माइनस डी। मान लो थिकनेस ऑफ द प्लेट है टी, तो एरिया कितना हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर इस सेक्शन के हर एक इस क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा। वो सेम स्ट्रेस मान लो उसको एक बार के लिए मैं सिग्मा नॉट से डिनोट करूँ, निकालने का तरीका एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी। ये हो गया क्लियर, बट ये हो गया। लेकिन हम लोग ये एक्सपेरिमेंट पे पाए हैं कि जब इरेगुलरिटी प्रेजेंट है किसी सिस्टम में, जैसे यहां पर, तो एक्चुअली ये तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से। एक्चुअली जो इरेगुलरिटी के आसपास का जो स्ट्रेस होता है ना, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेस है जो मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से मिला उससे कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरे को स्ट्रेस मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले के हिसाब से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग को एलिमेंट्री इक्वेशन से स्ट्रेस मिल रहा है, एलिमेंट्री इक्वेशन मतलब जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस निकालने का वेरियस फॉर्मूला डिराइव किए थे, ठीक है, उस इक्वेशंस को मैं एलिमेंट्री इक्वेशन बोल रहा हूँ। जैसे एक्सेल फोर्स के कारण स्ट्रेस एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, बेंडिंग मोमेंट के कारण एम अपॉन आई इंटू वाई, टॉर्सन मूवमेंट के कारण टॉर्सन से स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर। उसको मैं एलिमेंट्री इक्वेशन से जो स्ट्रेस आ रहा है वो बोल रहा हूँ। और जो भी एलिमेंट्री इक्वेशन से स्ट्रेस आ रहा है उसको मैं बोलूंगा नॉमिनल स्ट्रेस। लेकिन ये पाया गया है कि अगर मेरे सिस्टम में कोई इरेगुलरिटी है, तो एक्चुअली में इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस नॉमिनल से ज्यादा मिलता है। क्लियर पॉइंट, नॉमिनल से ज्यादा मिलता है, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है। इसको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से तुम लोग को प्रूव भी करूंगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान देना कि जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये एलिमेंट्री इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो उसमें बहुत सारे एजम्पशन है, जिसमें एक एजम्पशन ये है कि मेरे सिस्टम में कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, बट यहाँ तो इरेगुलरिटी है। इसलिए हम लोग को एक्चुअली जो इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस है नॉमिनल से ज्यादा मिलता है। मतलब मैं स्ट्रेस का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बात करूं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसा होगा, इरेगुलरिटी के आसपास ज्यादा, और जैसे जैसे मैं इरेगुलरिटी से दूर जाते जाऊंगा ये स्ट्रेस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो इरेगुलरिटी के आसपास का जो स्ट्रेस है नॉमिनल से ज्यादा मिलता है। अच्छा, जिस इफेक्ट के कारण ये ज्यादा मिलता है ना, उस इफेक्ट को ही हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो अभी जो इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस उसको मैं सिग्मा एस सी बोलूं, तो ये सिग्मा एस सी क्या मिलेगा, नॉमिनल, यानी सिग्मा नॉट से ज्यादा। क्लियर पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते रहे हैं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी चीज को यहां लिख दिया हूं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेस due to irregularity present in the system or abrupt change in cross section. Due to the effect of stress concentration, stress near irregularity will be more than nominal stress. सर ये nominal क्या है, nominal stress is stress calculated by using elementary equation studied in strength of material of subject with the assumption that no irregularity present in the नो इरेगुलरिटी प्रेजेंट, उसको हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, नॉमिनल। जैसे हम लोग एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्री इक्वेशन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिवाइड करते हैं वो यही है ना, एक्सेल फोर्स के कारण स्ट्रेस पी बाई ए, बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस एम अपॉन आई इंटू वाई, टॉर्सन के कारण टॉर्सन से स्ट्रेस एम अपॉन जे इंटू स्मॉल आर। बट अगर इरेगुलरिटी प्रेजेंट है तो उसके आसपास का स्ट्रेस जो हम लोग इस फॉर्मूले से स्ट्रेस निकाले उससे मेरे को क्या मिलेगा, ज्यादा। जिस इफेक्ट के कारण ज्यादा मिलता है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसको मैं एक एग्जाम्पल से तुम लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे ध्यान देना, थोड़ा एक सेकेंड रुकना ना। जैसे ये मैं 2 पीस ऑफ पेपर लिया हूं, ठीक है। 2 मिनट सब्र करना,
ध्यान देना, इस पर्टिकुलर पेपर में ना कोई भी होल नहीं है, मतलब लगभग कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, इसमें मैं ऐसे होल कर दिया हूं। अच्छा, दोनों का लगभग मिनिमम एरिया सेम है, जैसे इसका एरिया पूरे का यूनिफॉर्म है, इसका एरिया यहां पर सबसे कम है, तो यहां पर क्या क्या हो ना, लगभग ना, जैसे अगर इस पेपर का टोटल विड्थ है W, तो ऐसा मान लो W/D डायमीटर का होल कर दिया हूं, तो लगभग दोनों का विड्थ सेम है। अच्छा, अगर दोनों में सेम लोड लगाऊं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से इसमें और इसमें स्ट्रेस सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिनिमम एरिया सेम है। लेकिन यहां पर स्ट्रेस जो आएगा वो आएगा, पर यहां पर स्ट्रेस जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से उससे क्या आएगा, कहीं ज्यादा। उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ध्यान देना, इसमें मैं ये लोड लगाया, ये पेपर नहीं फट रहा है, ये पेपर नहीं फट रहा है, नहीं फट रहा है, नहीं फट रहा है। अच्छा, वही लोड अगर मैं इसमें लगाया तो ध्यान देना, ये फट गया, लगभग उससे कम ही लोड लगाया था। अच्छा, फटना कहां से शुरू हुआ, जहां पर इरेगुलरिटी था। क्यों, क्योंकि इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस नॉमिनल से कहीं ज्यादा, और इतना ज्यादा अभी हो गया कि वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया, इसलिए फट गया। और जैसे ही ये फैला, उसके बाद ये क्रैक प्रोपोगेट होते जाएगा और धीरे धीरे पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस नॉमिनल से ज्यादा, जिस इफेक्ट के कारण ज्यादा, उसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोल दिए। अच्छा, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों होता है ना, उसको एक फ्लो एनालॉगी से समझ सकते हो। जैसे है ना, कोई भी स्पेसिमेन में अगर हम लोग लोड लगाते हैं ना, तो स्ट्रेस फ्लो करता है। जैसे इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो, जैसे हम लोग का पाइप में स्ट्रीम लाइन होता है ना, वैसे यहाँ स्ट्रेस का फ्लो है। क्योंकि स्ट्रेस फ्लो हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो इसको तुम लोग पाइप के स्ट्रीम लाइन वाले कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकते हो। अब होगा क्या, अगर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, तो ये स्ट्रीम लाइन स्मूथली ऐसे चलते जाएगा, वैसे ये स्ट्रेस फ्लो चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अचानक इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, सेम चीज स्ट्रीम लाइन के साथ होगा, सेम चीज स्ट्रेस फ्लो के साथ। तो जो स्ट्रेस फ्लो यहाँ इसके आसपास है, उनको जैसे ही ये इरेगुलरिटी दिखेगा, तो ये अचानक अपना पाथ बदलेंगे क्या। ये कुछ ऐसा ही है कि गाड़ियां सब अपने लेन पे चल रही है, अचानक बीच में बड़ा गड्ढा आ गया, तो जो गड्ढे के आसपास की गाड़ी वो अचानक अपना पाथ बदलेंगी। अच्छा, अगर अपना अचानक अपना पाथ बदलेगी, तो दो गाड़ियों का लेन, यानी दो स्ट्रीम लाइन FM में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, और वैसे यहाँ दो स्ट्रेस फ्लो का लाइन एक दूसरे के पास आएगा क्या। हाँ, अच्छा, पास आने से क्या होगा, उनके बीच का एरिया कम होगा। अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच का डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, वैसे यहाँ पर ना दो स्ट्रेस फ्लो के बीच का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ R से। अच्छा, रेजिस्टेंस जैसे डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर ये दो स्ट्रीम लाइन पास आ रहा है, तो उनके बीच का एरिया कम हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। वैसी रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो चूंकि दो स्ट्रेस फ्लो लाइन अगर पास आ रहा है, तो इनके बीच का एरिया कम होगा। यस, और अगर एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेट होना। और इसके कारण की पॉइंट बस ये है कि इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस नॉमिनल से ज्यादा मिलेगा। क्लियर पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अच्छी बात है सर। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों होता है, कभी थ्योरेटिकल में पूछ लिया तो बहुत सारा कर रहे हैं। जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होना, मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी में कोई इम्प्योरिटी आ गया है, ठीक है, हम लोग की तो ये मान के चलते कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो अचानक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर मटेरियल पूरा होमोजीनियस नहीं है, आइसोट्रॉपिक नहीं है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो उससे भी हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है। अगला लोड एप्लीकेशन। लोड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लग रहा है, ठीक है, जैसे ये कंसंट्रेटेड लोड लगे किसी पॉइंट पर, तो जाहिर सी बात है ना, यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेट होगा। अगर ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता, बट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड लगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। जैसे गियर होता है ना, स्पर गियर, स्पर गियर में दो गियर का टूथ आपस में पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां लोड लग रहा है, तो वहां पर भी क्या होने का चांस है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। वैसे अगर अचानक एरिया चेंज हो रहा है, लाइक एब्रप्ट चेंज इन सेक्शन, जैसे अभी होल आ गया था, वैसे अचानक अगर डायमीटर D से जैसे पाइप में कई बार नहीं मिलता है, अचानक एरिया आधा हो गया, जैसे इस तरीके से एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एरिया अगर चेंज होगा तो यहां पर भी क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अगर सिस्टम या कंपोनेंट में कोई भी डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, लाइक जैसे वहां होल था, ऐसा कोई नोच है, ये सब डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। और अगर डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, तो वहां पर भी स्ट्रेस फ्लो अपना पाथ अचानक बदलेगा, जिस कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। अगर कोई स्क्रैच है, सरफेस फिनिश अच्छा नहीं है, तो उसके कारण भी इरेगुलरिटी जनरेट होगा, और वो भी क्या कारण बनेगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का। तो ये वेरियस कारण है क्या होने के, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के। ठीक है, इसको तुम लोग वीवी भंडारी या इस तरीके की कोई बुक पढ़ोगे ना, तो इस सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उससे थोड़ा सा इसको रिफर करके और आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। अच्छा, जैसा कि अभी मैं तुम लोग को बताया कि इरेगुलरिटी के आसपास का जो स्ट्रेस है वो नॉमिनल से ज्यादा मिलेगा। नॉमिनल क्या है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ और मटेरियल के हिसाब से फॉर्मूला से स्ट्रेस आया उसको नॉमिनल बोलेंगे,
और एक्चुअल में इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन नॉमिनल से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन कितना ज्यादा मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लोग एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ये भी दो टाइप का होता है, बट मान लो अभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को मैं के बोला, तो अगर मेरा नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा नॉट है तो उसमें अगर मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यानी के मल्टीप्लाई कर दूं तो इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस मिल जाएगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, और सच में स्ट्रेस कंसंट्रेशन के यहाँ स्ट्रेस ज्यादा है तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। लेकिन ये के भी हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या ज्योमेट्रिकल जिसको मैं केटी से डिनोट कर रहा हूं, और एक है फटीग या एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जिसको के बना रहा हूं। मतलब इरेगुलरिटी के आसपास का जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, सिग्मा नॉट में एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के, तो वो मिल जा रहा है। लेकिन ये के भी दो टाइप का है सर, केटी थ्योरेटिकल या ज्योमेट्रिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और दूसरा फटीग या एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो पहले हम लोग बात करें थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का। थ्योरेटिकल क्या है ना, एक्चुअल में जो होता है ना स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे मान लो मैं दो आदमी है, मान लो एक मैं हूं एक और कोई है। अगर पर्सन ए को एक तेज थप्पड़ मारा जाए और पर्सन बी को भी उसी इंटेंसिटी से तेज थप्पड़ मारा जाए, मार दोनों को थप्पड़ रहे हैं, बट हो सकता है पर्सन ए उसको एब्जॉर्ब कर ले, झेल ले, और बी रोने लगे। मतलब हर मटेरियल की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, वैसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए भी सेंसिटिविटी अलग होती है। ठीक है, हर मटेरियल की, मतलब एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। सिमिलरली टाइप ऑफ लोड में कि स्टैटिक है कि फ्लक्चुएटिंग, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन शुरुआत में जब हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम लोग ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन का समझने के लिए ना हम लोग अभी एक्चुअल मटेरियल एल्यूमिनियम कॉपर लेके फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक मॉडल लिए हैं जो इपॉक्सी का मॉडल, इपॉक्सी एक रेजिन है, उसमें हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, फोटो इलास्टिक एनालिसिस। उसके थ्रू हम लोग इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस पता करते हैं और उसके थ्रू पता करते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक्चुअल में कितना मिलेगा। लेकिन क्या वो कास्ट आयरन का है क्या, क्या वो एल्यूमिनियम का है क्या, मतलब उसको निकालते समय मैं मटेरियल पे डिपेंडेंसी देखा हूं क्या, नहीं। तो जो हम लोग इपॉक्सी रीजन में फोटो इलास्टिक एनालिसिस के थ्रू, केवल ये नहीं है और भी एनालिसिस है, जैसे हम लोग एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं, वो सारे मेथड नहीं पढ़ने हैं, बट उसके थ्रू जो हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। जो एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो मटेरियल के अनुसार, और अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग आ जाए तो उसके अनुसार वो चेंज हो सकता है, उतना ही हो केटी के बराबर हो सकता है चेंज हो जाए, तो हम लोग बाद में देखेंगे। वो डिपेंड करेगा उस इरेगुलरिटी की सेंसिटिविटी उस पर्टिकुलर मटेरियल में कितनी है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जो इपॉक्सी रीजन का फोटो इलास्टिक एनालिसिस के थ्रू स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं केटी। अच्छा, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाए हैं ना कि इपॉक्सी रीजन का जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आया है केटी, अगर हम लोग एक्चुअल अलग मटेरियल लें उसका अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये पाया गया कि एक्चुअल मटेरियल का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जनरली या तो केटी के बराबर या उससे कम आता है, मतलब कभी भी केटी से ज्यादा नहीं मिला। इसलिए हम लोग इस केटी को कई बार ना एक 100% सेंसिटिव मान लेते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, ये क्या, और एक्चुअल मटेरियल की सेंसिटिविटी या तो उतना या उससे कम होगा, इसलिए एक्चुअल मटेरियल का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या तो उतना या उससे कम आएगा। लेकिन वो बात की चीज है। लेकिन केटी क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, बट कौन सा, थ्योरेटिकल या ज्योमेट्रिकल। क्योंकि ना यहां पर हम लोग मटेरियल पे फोकस नहीं कर रहे, कोई भी मटेरियल हो, अगर मैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का बात करूंगा तो जो इपॉक्सी रोजन का फोटो इलास्टिक एनालिसिस के थ्रू या जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है मैं उसी को कंसीडर करूंगा। तो इसलिए ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होगा, जैसे अगर मैं सिग्मा नॉट में के मल्टीप्लाई किया तो इरेगुलरिटी के आसपास का क्या मिलेगा, मेरे को स्ट्रेस मिलेगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसी चीज को मैं यहाँ सिंपल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। अब अगर मैं सिग्मा नॉट में के की जगह के टी मल्टीप्लाई करूं तो अगेन इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस तो मिलेगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें मैं सफिक्स में साथ में लगा दे रहा हूं टी। टी मतलब इसको हम लोग बोल देंगे थ्योरेटिकल स्ट्रेस या मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस मिलेगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर इरेगुलरिटी। एक्चुअल जो स्ट्रेस होगा नियर इरेगुलरिटी ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन या तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर कब होगा, जब एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इसके बराबर हो या इससे कम हो, वो एनालिसिस बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया, और डिपेंड करेगा मटेरियल की सेंसिटिविटी पर। बट अगर हम लोग थ्योरेटिकल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सिग्मा नॉट में केटी मल्टीप्लाई करूं तो इरेगुलरिटी के आसपास का थ्योरेटिकल या मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस मिलेगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्लियर पॉइंट, ये हो गया। अच्छा, इसी से अगर मैं केटी का डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या हो गया, सिग्मा एस सी टी अपॉन सिग्मा नॉट। सिग्मा एस सी टी क्या है, हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस या थ्योरेटिकल स्ट्रेस नियर इरेगुलरिटी
ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय सिग्मा नॉट तो सबको पता है नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन, उसी चीज को लिखा हुआ है। ये ऊपर वाला सिग्मा एस टी क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, और यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और थ्योरेटिकल स्ट्रेस नियर इरेगुलेरिटी ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन अपॉन नॉमिनल। तो जब भी सिग्मा नॉट में केटी, तो इरेगुलेरिटी के आसपास का मैक्सिमम पॉसिबल या थ्योरेटिकल स्ट्रेस मिल जाएगा। क्लियर, ये चीज को लिखा हुआ है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस के बेसिस में सिग्मा एस सी टी अपॉन सिग्मा नॉट, शियर स्ट्रेस के बेसिस पे अगर आ रहा है टाउ एस सी टी, मतलब मैक्सिमम और पॉसिबल, और थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेस नियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, नियर इरेगुलेरिटी ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। सिग्मा नॉट टाउ नॉट सबको पता है नॉमिनल स्ट्रेस है, और सिग्मा एस सी टी, और सिग्मा एस सी टी क्या है, लोकलाइज स्ट्रेस एट लोकलाइज्ड, इसको मैं बोल दे रहा हूं थ्योरेटिकल स्ट्रेस एट डिसकंटिन्यूटी, या हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, ये जो है जियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम लोग बहुत सारे मेथड से निकालते हैं, जैसे कि इलास्टिक थ्योरी है, इपॉक्सी मॉडल का फोटो इलास्टिक एनालिसिस है, फाइनेंट एलिमेंट। बट ये सारे मेथड हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसका नाम ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है। और इसके थ्रू करके ना हम लोग वेरियस चार्ट्स पता करते हैं। वो चार्ट तुम लोग को जो मशीन डिजाइन की डिजाइन डेटा बुक है उसमें मिलता होगा। ठीक है, अगर तो ये सब चार्ट्स रटना नहीं है, डेटा बुक में दिया होगा। ठीक है, तुम लोग के पास लोडिंग पहचान के जब भी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर केटी मिलना है, तो डेटा बुक में ये वाला चार्ट खोल के, ये वाला टेबल खोल के तुम लोग केटी पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कैसे पता करना है, हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स जब आगे यूज करेंगे तो डेटा बुक का यूज करना भी सीखेंगे, बट वो सब तो थोड़ा सा तुम लोग आना चाहिए ना। जैसे अगर एक प्लेट है जिसमें एक्सेल लोड लग रहा है, जिस एग्जाम्पल को लेके मैं समझाया था, इसमें अगर डी डायमीटर का होल है, इसका नॉमिनल स्ट्रेस तो पता है वो क्या होगा, पी अपॉन डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी, ये नॉमिनल है। अब इसमें केटी मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेगुलेरिटी के आसपास का थ्योरेटिकल स्ट्रेस आ जाएगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और अभी मेरा फोकस केटी पे है। ठीक है, तो ये केटी का ही चार्ट है। ठीक है, जैसे केटी का चार्ट में इस में देखोगे तो एक्स एक्सिस में स्मॉल डी बाई डब्ल्यू लिया हुआ, स्मॉल डी ये होल का डायमीटर डिवाइड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो तुम लोग को ये सारा वैल्यू पता होगा, तो स्मॉल डी बाई डब्ल्यू पता होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लोगे कितना केटी है। ठीक है, वैसे अलग अलग लोड है, जैसे अचानक अगर डायमीटर ये एरिया चेंज हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जिसका विड्थ चेंज हो रहा है, और अगेन एक्सल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर इसका नॉमिनल क्या होगा, इसका नॉमिनल क्या होगा, P बाई स्मॉल डी टी। सर स्मॉल डी टी क्यों लिए, कैपिटल डी टी क्यों नहीं लिए? पहले तो नॉमिनल भी वहां का निकालोगे जहां का जहां एक तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है, तभी तो केटी पता करोगे, और जहां स्ट्रेस ज्यादा है नॉमिनल भी, क्योंकि जहां नॉमिनल ज्यादा है वहां ओवरऑल स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो गया। जैसे अगर अभी तुम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन को भूल जाओ, केवल नॉमिनल के हिसाब से देखोगे, तो इस पोर्शन का एरिया कम है तो यहाँ स्ट्रेस ज्यादा होगा। और इसमें भी मैं यहाँ का क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो यहाँ का नॉमिनल कितना आएगा, P अपॉन डी इंटू टी, टी थिकनेस ऑफ द प्लेट है। अब केटी तो पता ही है, जैसे क्या हुआ है, एक्स एक्सिस में क्या लिए, स्मॉल आर बाई डी, स्मॉल आर ना यहाँ फिलेट रेडियस दिया हुआ है, फिलेट देने से थोड़ा सा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होता है, कैसे बाद में देखेंगे। और ये वाला विथ स्मॉल डी है, तो स्मॉल आर बाई डी पता होगा। ठीक है, अब वेरियस कैपिटल डी बाई डी के स्मॉल डी के रेशियो के लिए कितना केटी वो इस चार्ट से पता चल जाएगा। वैसी वेरियस चार्ट है, वो डेटा बुक में दिया होता है, तुम लोग देख सकते हो अलग अलग लोडिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक इंपेरिकल रिलेशन भी है केटी निकालने का। ठीक है, ये रिलेशन तब यूज करोगे जब एक प्लेट में एलिप्टिकल होल है और उसमें अगर अंडर एक्सेल लोड आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और जनरली ये रिलेशन तब यूज करते हैं जब प्लेट का जो विड्थ है ना इस होल के साइज के कंपेयर में काफी ज्यादा है, तब थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर केटी निकालने का इंपेरिकल रिलेशन है 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए अपॉन बी। जहां क्या होता है, ये एलिप्टिकल होल एक प्लेट में और एक्सेल लोड आ रहा है, ए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का सेमी एक्सिस का लेंथ, ये हो गया। और वैसे बी क्या होता है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन का सेमी एक्सिस का लेंथ। तो ये एक इंपेरिकल रिलेशन भी है। बाकी ज्यादातर में चार्ट से ही, इसमें एक एजम्पशन है कि विड्थ और साइज ऑफ होल is negligible as compare to plate। प्लेट के कंपेयर में इसका साइज बहुत क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये मेरा थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन मीटर निकल गया। बट सर एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मेरे को तो अगर इरेगुलरिटी के आसपास का एक्चुअल स्ट्रेस निकालना है तो एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर चाहिए। अच्छा, वही एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के लिए निकालने लगेंगे तो उसी को हम लोग फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है,
क्योंकि ज्यादातर ये फटीग लोडिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वही एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जब फटीग लोडिंग के लिए निकालेंगे तो फटीग। तो अभी हम लोग जैसा कि डिस्कस किए थे कि एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, लोड में भी, लोड में मतलब वो स्टैटिक टाइप का लोड है कि फ्लक्चुएटिंग, उस पर डिपेंड करता है। तो इन सारे चीजों को, डिपेंडेंसी को देखने के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के एफ क्या, अगर मैं सिग्मा नॉट में एक्चुअल कंसंट्रेशन फैक्टर के एफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इरेगुलरिटी के आसपास का एक्चुअल स्ट्रेस आ जाएगा नियर ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। और ये के एफ जाहिर सी बात है जो भी होगा 1 या 1 से ज्यादा और केटी या केटी से कम होगा। अगर वो सेंसिटिव ही नहीं है स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए तब तो के एफ 1 होगा, अगर वो 100% सेंसिटिव है तब तो के एफ केटी के बराबर होगा। बट अगर जनरल केस बात करूं तो के एफ 1 से ज्यादा और केटी से क्या होगा, कम होगा। क्लियर पॉइंट, या अब ये हो गया। लेकिन ये के एफ निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर सेंसिटिविटी कितनी है स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए, तभी तो के एफ निकाल पाओगे ना। तो उसके लिए हम लोग एक और फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोच सेंसिटिविटी फैक्टर क्यू। ठीक है, ये इसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से। क्यू क्या होता है, ये सेंसिटिविटी बता रहा है किसी भी मटेरियल का किसी लोडिंग के अगेंस्ट कितना सेंसिटिव है, वो निकालने का रिलेशन है बता रहा हूँ। डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना उसको ऐसे समझा रहा हूँ मैं इस इक्वेशन से। जैसे मेरा नॉमिनल स्ट्रेस है इरेगुलरिटी के आसपास का सिग्मा नॉट, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि इरेगुलरिटी के आसपास स्ट्रेस कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहां तक स्ट्रेस जा सकता था, या इरेगुलरिटी के आसपास का थ्योरेटिकल स्ट्रेस क्या होगा, तो वो केटी सिग्मा नॉट है क्या। लेकिन इरेगुलरिटी के आसपास का एक्चुअल स्ट्रेस कितना होगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो क्या है, के एफ सिग्मा नॉट है क्या। तो अगर मैं यहां ये पूछूं कि इरेगुलरिटी के आसपास का एक्चुअल में स्ट्रेस नॉमिनल से कितना ज्यादा है, तो क्या वो के एफ सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट ज्यादा है क्या, यस। बट इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस थ्योरेटिकली नॉमिनल से कितना ज्यादा हो सकता था, क्या वो के टी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट है क्या। तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं नो सेंसिटिविटी फैक्टर क्यू। इसी को शब्दों में लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल एंड इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल। अब यहां से सिग्मा नॉट कॉमन निकल के ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, क्यू कितना आएगा, के एफ -1 अपॉन के टी -1। बट ज्यादातर क्वेश्चन में क्यू दिया होगा, के टी पता होगा, हम लोग को के एफ निकालना पड़ेगा। क्यू का भी चार्ट्स होता है, अगर नहीं दिया तो डेटा बुक से रहता है। ये हो गया, क्या होगा ये, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो के एफ -1 इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट के टी -1, तो के एफ इक्वल टू होगा 1 प्लस क्यू, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, के टी -1, यस। ठीक है, अब इसमें देखोगे ना, अगर इरेगुलरिटी सेंसिटिव ही नहीं है तो क्यू 0 और क्यू 0 तो के एफ 1 के बराबर होगा। अगर वो 100% सेंसिटिव, यहाँ क्यू पॉइंट में पुट करोगे तो क्यू 1 और क्यू 1 पुट करोगे तो के एफ के टी के बराबर आएगा। और क्यू अगर 0 से 100 के बीच है तो के एफ 1 से ज्यादा और के टी से कम आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो ये एक एनालिसिस हो गया हम लोग का स्ट्रेस कंसंट्रेशन के। अच्छा, ये तो समझ में आया ना कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस नॉमिनल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो उस पाएंगे के एफ वाला इफेक्ट को लेना है, ठीक है। लेकिन सर क्या हमेशा मेरे को स्ट्रेस कंसंट्रेशन को लेके डिजाइन करना जरूरी है, या मैं उसको नेग्लेक्ट करके भी डिजाइन कर सकता हूं। तो सीधा सा बात है, अगर नेग्लेक्ट करके डिजाइन करने से दिक्कत नहीं है तो हम लोग नेग्लेक्ट करके डिजाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहा हूं ना तो मेरा डायमीटर एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा स्पेसिमेन का, सेफ रखने के लिए अपने आप को। अब जरूरत नहीं है और जबरदस्ती एरिया ज्यादा लिया हो तो मेरा खर्चा ज्यादा बैठेगा ना। तो जब जरूरत नहीं है तो नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर नेग्लेक्ट करने से दिक्कत हो रहा है, मान लो मैं नेग्लेक्ट किया और अगर एक वर्स्ट टू वर्स्ट केस ऐसा मिल रहा है जिसमें मटेरियल टूट जाएगा अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं किए हो तो वो कभी भी अलाउ नहीं कर सकते। तो वैसे केस में हम लोग को स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि एक तो मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल की ब्रिटल, और दूसरा टाइप ऑफ लोड कौन सा है, स्टैटिक की फ्लक्चुएटिंग। जैसे अगर अभी मैं बात करूं स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर डक्टाइल मटेरियल में आए अंडर स्टैटिक लोड, केवल डक्टाइल मटेरियल नहीं अंडर स्टैटिक लोड, तो वहां की पॉइंट यह है ना कि यहां तुम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। यहां पर क्या होता है ना, जैसे मान लो ये कोई भी स्पेसिमेन है, इसमें ये इरेगुलरिटी है, ठीक है, इसमें मैं लोड लगाया पी, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मैं एक बार नेग्लेक्ट कर रहा हूं और नेग्लेक्ट करके देखूंगा कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी ये फेल नहीं हो रहा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, फेल हो जा रहा है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो होगा क्या ना, अगर मैं ये लोड पी लगाऊंगा ना तो यहाँ पर क्या है, अभी मैं सबसे कम एरिया यहीं का है तो यहाँ का एक बार नॉमिनल निकालूंगा, ठीक है। तो नॉमिनल मेरा आ जाएगा पी बाई एरिया से। जैसे अगर एरिया डब्ल्यू माइनस डी, विथ ऑफ द प्लेट डब्ल्यू है, होल का डायमीटर डी है, थिकनेस टी है, तो डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी से आ जाएगा, यस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया सॉम के फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब नॉमिनल।
अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंसीडर करना है तो इसमें फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अभी नहीं किया हूं। बता अभी मैं क्या किया हूं, अगर नेग्लेक्ट किया हूं। ठीक है, अभी मैं क्या किया हूं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया हूं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन नेग्लेक्टेड। अच्छा, आप नेग्लेक्ट किए हो ना, तो ये होगा, लेकिन नॉमिनल को लेके तो डिजाइन किया हूं, तो मैं ये तो ध्यान रखाऊंगा कि नॉमिनल SYT से कम है। यस, लेकिन मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं किया हूं, मतलब एक्चुअल स्ट्रेस इरेगुलरिटी के आसपास का के सिग्मा नोट होगा। अच्छा, अगर के सिग्मा नोट होगा तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट, खराब से खराब सोचो। अब खराब से खराब में ये तो SYT से कम ही होगा ना, क्योंकि नॉमिनल को ध्यान में रख के डिजाइन किया हूं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकाल के करूं, मेरा किस्मत अच्छा रहा तो SYT से कम होगा। SYT क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में अंडर स्टैटिक लोड मटेरियल यील्डिंग के कारण फेल होता है और यील्ड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर होता है। ठीक है, ठीक है, तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ये SYT को क्रॉस करेगा। अच्छा, लेकिन ये SYT को क्रॉस करेगा, ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में। तो पूरा स्पेसिमेन का स्ट्रेस SYT को क्रॉस नहीं करेगा। एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस है सिग्मा नॉट इंटू के, ये स्ट्रेस कहां मिलेगा, इरेगुलरिटी के आसपास। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में मैं बोलूं क्या, इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस SYT को क्रॉस करेगा, हाँ, बट बाकी जगह का क्रॉस नहीं कर रहा है। और इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस SYT को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहां बल्क यील्डिंग नहीं होगा, लोकल यील्डिंग होगा। और मैं ये पहला चैप्टर में बताया था, जब भी हम लोग यील्डिंग को क्राइटेरिया ऑफ फेलियर लेते हैं ना, तो बल्क यील्डिंग होता है। अगर एक छोटे से रीजन में यील्डिंग हो रहा है तो वो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर नहीं है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में लोकल यील्डिंग होगा, विच इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ फेलियर। ठीक है, ये हो गया यील्डिंग में, क्योंकि टूटता नहीं है ना मटेरियल, ये क्या होगा, आसपास का मटेरियल ना थोड़ा सा अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, लेकिन मेरा मटेरियल फेल नहीं होगा और केवल लोकल यील्डिंग होगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी भी तो ये सेफ है, और बाकी जगह का तो स्ट्रेस नॉमिनल है, वो तो SYT से कम ही है ही, मतलब अभी भी ये मेरा यूजफुल है। तो यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिस की पॉइंट, in ductile material under static load, effect of stress concentration can be neglected due to local yielding. Local yielding is not the criteria of failure, और लोकल यील्डिंग होने के बाद ना ये मटेरियल अपने स्ट्रेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मेरा ब्रिटल मटेरियल में स्टैटिक लोड लगे, तो ये पेपर ब्रिटल मटेरियल था, तुम लोग देखोगे पेपर में कंसिडर नहीं किया था ना, पेपर फट गया इरेगुलरिटी के पास। अच्छा, इरेगुलरिटी पास फटा तो क्रैक प्रोपोगेट होते थे, पूरा मटेरियल टूट गया। क्या कहना चाह रहा हूं, यहां अगर मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को ब्रिटल मटेरियल में अंडर स्टैटिक लोड, तो ब्रिटल में तो यील्डिंग क्राइटेरिया ऑफ फेलियर होता ही नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और उसमें मटेरियल टूट कर फेल होता है। तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट मान लो कर दिया, अगर मैं नेग्लेक्ट किया, क्या चीज को नेग्लेक्ट किया, इफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड, अच्छा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट किया बट नॉमिनल कंसीडर किया हूं, तो यहां का जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो तो SUT से कम होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, लेकिन वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इन वर्स्ट टू वर्स्ट लेके चलो ना, वह खराब से खराब परिस्थिति में क्या हो सकता है, टू केस। तो ध्यान देना, चूंकि मैं अभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट किया, बट इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस तो मेरा के सिग्मा नॉट होगा, यानी नॉमिनल से ज्यादा। मेरा सिग्मा नॉट SUT से कम है ना, ये तो SUT से हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि मैं इसमें दिमाग नहीं लगाया। अच्छा, दिमाग नहीं लगाया तो खराब सोचो, क्योंकि खराब से खराब केस में अगर मैं सेफ हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसेफ हूं तो दिक्कत है ना। तो क्या हो सकता है कि ये SUT से ज्यादा हो जाए, और ये SUT से ज्यादा होगा तो यहाँ यील्डिंग थोड़ी होगा, तो सीधा क्रैक डेवलप हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर पूरा स्पेसिमेन में नहीं होगा ना, यहाँ क्रैक डेवलप होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ क्रैक डेवलप हुआ, जैसे यहाँ क्रैक डेवलप हुआ, तो यहाँ दो चीजें होंगी। एक तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ का इफेक्टिव एरिया कम हो गया क्या, और अगर इफेक्टिव एरिया कम हुआ है तो उसके कारण स्ट्रेस और बढ़ेगा, नॉमिनली बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एरिया कम हो रहा है। और दूसरा, ये क्रैक नया इरेगुलरिटी क्रिएट कर रहा है, तो उसके कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण भी तो स्ट्रेस बढ़ेगा ना। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेस और बढ़ जा रहा है, तो पहले ही ये SUT से ज्यादा था, तो अब तो यहाँ का भी स्ट्रेस SUT से ज्यादा होगा, तो ये क्रैक प्रोपोगेट होते जाएगा, और होते होते ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर पॉइंट ये हो गया, तो ये पूरा अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाएगा।
इसलिए ब्रिटल मटेरियल में अंडर स्टैटिक लोड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, उसको तुम लोग अपने शब्दों में लिख लेना, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन ब्रिटल अंडर स्टैटिक लोड। अगला है अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, अभी फ्लक्चुएटिंग लोड डिटेल में बाद में जाएंगे, बड़े ऐसा समझना फ्लक्चुएटिंग लोड में चाहे मटेरियल डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना यहाँ मटेरियल यील्डिंग के कारण फेल नहीं होता है, भले मटेरियल डक्टाइल ही क्यों ना हो। फ्लक्चुएटिंग लोड में आगे देखेंगे मटेरियल का जो फेलवर है वो फटीग फेलवर होता है, और फटीग फेलवर में ना मटेरियल डक्टाइल और ब्रिटल फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी वो टूट कर फेल होता है। जैसे ब्रिटल स्टैटिक में टूट कर फेल होता है ना, वैसे फ्लक्चुएटिंग में अगर फटीग फेलवर हो रहा है तो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, फटीग फेलवर में टूट कर ही फेल होगा। और जब भी टूट कर फेल हो तो उसमें ये लॉजिक वापिस आ जाएगा क्या, और वापिस आ जाएगा मतलब मैं यहां पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। मीन्स अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड effect of stress concentration cannot be neglected under fluctuating load in both ductile and brittle material। इसलिए तो ये फ्लक्चुएटिंग में ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिकॉज अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड मटेरियल फेल्स ड्यू टू फटीग। डक्टाइल भी हो तो भी यील्डिंग से फेल नहीं होगा, और फटीग में मटेरियल टूट कर फेल होता है, टूट कर फेल हो रहा है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को मेरे को कम करना है तो क्या करें, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो डिजायरेबल चीज नहीं है। अब ये मत बोलना सर इरेगुलरिटी हो ही नहीं, ये इंश्योर करो। अरे मेरे भाई इरेगुलरिटी को मैं हो ही नहीं ये इंश्योर नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तो ये पढ़ रहा हूँ ना। अब उसके बाद क्या करें, तो सिंपल ऐसे समझना, ये तो मैं तुम लोग को फ्लो एनालॉजी समझाया ना, कि अचानक अगर बीच में बड़ा गड्ढा है जैसे समझते जाना, तो जो स्ट्रेस फ्लो उसको पाथ अपना अचानक बदलना पड़ रहा है, और अगर बदलना पड़ रहा है तो दो स्ट्रेस फ्लो लाइन एक दूसरे के पास होगा, उसके बीच का एरिया कम होगा, इसलिए स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अच्छा अब मैं क्या करूं, अगर मैं ये होल अवॉइड नहीं कर सकता, तुम लोग ऐसे समझो एक रास्ते में गाड़ियां चल रही है, एक बच्चा बीच में गड्ढा है, अगर उससे पहले दो छोटे छोटे गड्ढे हो तो गाड़ियां अपना पाथ थोड़ा पहले ही बदल लेंगी, क्या छोटा गड्ढा ये मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो ये क्या होगा ना, पहले जितना स्ट्रेस फ्लो अचानक मुड़ रहा था ना, उस तेजी से नहीं मुड़ेगा। अभी भी स्ट्रेस फ्लो लाइन एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन पहले के कंपेयर में कम पास आएंगे, और कम पास आएंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट एक तरह से कम हुआ क्या, यानी बोलते हैं ना लोहा लोहे के मारते, वैसे बड़े गड्ढे के आसपास छोटे छोटे गड्ढे बना दो। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं स्ट्रेस फ्लो को जितना स्मूथ करूंगा, जितना स्मूथ करूंगा, ठीक है, उतना मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होगा। सबसे ज्यादा स्मूथ तो हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो ही ना, बट उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा हूं तभी तो ये पढ़ रहा हूं। अब अगर है तो क्या करो ना, बड़े इरेगुलरिटी के आसपास छोटे छोटे बनाओ। जैसे अगर ये नोच आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नोच, कभी भी ऐसा इरेगुलरिटी दिखे तो स्ट्रेस फ्लो को स्मूथ करने के लिए इसके आसपास छोटे छोटे नोच बना दो, मल्टीपल। ठीक है, हो गया। यहाँ ऐसे अगर नोच है तो उसके आसपास ऐसे होल करते जाओ, और होल का डायमीटर को कम करते जाओगे। या एक तरीका क्या, ये नोच है ना, तो एक तरह से ना ये मेरा अनवांटेड मटेरियल है, इसको रिमूव कर दो। रिमूव करने से बोलोगे एरिया एरिया कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम एरिया तो उतना ही है, तो नॉमिनल स्ट्रेस तो अभी की मैक्स वैल्यू तो अभी उतनी होगी, इसको रिमूव भी कर दोगे तो इससे क्या होगा ना, मेरा स्ट्रेस फ्लो स्मूथ होगा। तो नोच आ रहा है तो उसके आसपास छोटे छोटे नोच बना दो, ऐसे होल बना दो, या मटेरियल रिमूव कर दो। वैसे अगर मेरा अचानक एरिया जब चेंज होना हो, तो एरिया एक तो चेंज हो रहा है ऐसे समझना। अब ऐसे अगर शार्प एज है यहाँ, तो स्ट्रेस फ्लो उतना स्मूथ कहाँ होगा, तो यहाँ की इफेक्ट ज्यादा होगा। अब इसको कम करना, मैं यहाँ कम करने का तरीका लिखा ये था, अब इसमें कैसे कम करेंगे, तो इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए ना यहाँ कर्वेचर दे दो। कर्वेचर देने के लिए यहाँ पर जब कर बनाते तो इस कर का एक रेडियस होगा, उस रेडियस को बोलते हैं फिलेट रेडियस। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है ना, यहाँ पर ऐसे अंडर कट कर दो, अचानक ऐसे शार्प देने के जाए, उससे भी स्ट्रेस फ्लो स्मूथ होगा और स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होगा। ये डायग्राम से ध्यान रखना। यहाँ पे यार क्या करो ना, इसके आसपास ऐसा नोच प्रोवाइड कर दो, नोच प्रोवाइड करोगे उससे भी स्ट्रेस फ्लो स्मूथ होगा। तो ये पॉइंट्स को तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। और सबके स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने का कम होने का कारण यह है कि वो स्ट्रेस फ्लो को स्मूथ कर रहा है।
जैसे अगर मान लो शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट में ऐसे कीवे बने होते हैं। जैसे अगर मेरे को शाफ्ट में कोई गियर या व्हील अटैच करना है तो की के थ्रू अटैच करते हैं, तो उसके कारण ऐसा कीवे का स्लॉट कट करता है। अब ये एक स्लॉट है तो यहाँ भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। अब उसको स्मूथ करने के लिए क्या करूं, इसके आसपास ऐसे होल ड्रिल कर दूं। एक तरीका ये है। या अगेन ये कीवे में यहाँ फिलेट रेडियस प्रोवाइड कर दूं, वही चीज है। तो उससे भी स्ट्रेस फ्लो क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अगर मेरा बोल्ट है, बोल्ट में ऐसे थ्रेड बने होते हैं क्या? यस। अब ये बोल्ट है, ध्यान देना, एक्चुअल में ना ये ऐसे समझते जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे थ्रेड्स बने होंगे। अच्छा, बोल्ट में ना इस पोर्शन को थ्रेड पोर्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सैंग पोर्शन। अब जनरली में ना जब हम लोग बोल्ट कट करते हैं, ठीक है, तो जितना सैंग पोर्शन का डायमीटर होता है उतने का एक शाफ्ट लेते हैं, और इधर हम लोग थ्रेड कट कर देते हैं। तो जनरल वे में बात करूं क्या, तो थ्रेडेड पोर्शन का मेजर डायमीटर और सेंग पोर्शन का डायमीटर सेम होता है जब हम लोग बोल्ट पहली बार रेडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर वही है, स्ट्रेस फ्लो का पाथ अचानक बदलेगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये थ्रेड से पहले ऐसा अंडर कटिंग कर देते हैं, ठीक है, और इस अंडर कटिंग कर देंगे तो उससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा। या और अंडर कट के साथ यहाँ फिलेट रेडियस दे दोगे तो और कम होगा। तो वही चीज को लिखा है, अंडर कटिंग एंड फिलेट रेडियस। एक प्रोसेस ये हो गया। अगला प्रोसेस क्या है कि अगर मैं ये सेंग पोर्शन के डायमीटर को कम करके ये इसके मिनिमम डायमीटर के बराबर ले आऊं, तो भले ये इरेगुलेटिव बट यहाँ कोई स्ट्रेस फ्लो तो सीधा आगे बढ़ जाएगा, तो उससे भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होता है। यानी यहाँ क्या किए हम लोग, रिड्यूस सेंक पोर्शन डायमीटर, और ये कहां तक रिड्यूस किए, टू, जब तक वो कोर डायमीटर के बराबर पहुंच जाए। ये थ्रेडेड पोर्शन का जो मिनिमम डायमीटर है उसको कोर डायमीटर बोलते हैं, वो आगे वोल्टेज जॉइंट में भी देखेंगे। और उतना तक मैं यहाँ मशीनिंग करके यहाँ का डायमीटर रिमूव कर दूं। तो ये कुछ तरीके हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने का। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करें तो हम लोग डिटेल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझे हैं, क्या होता है, ठीक है, किस कारण से होता है। अच्छा, उसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन इरेगुलेरिटी के आसपास का स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग सिग्मा नोट में फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। पर वो फैक्टर जिसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं वो भी दो टाइप का था, केटी और केएफ। इपॉक्सी मेटल का जो हम लोग फोटोइलास्टिक एनालिसिस से निकालते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, वो केटी। जब केटी मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेगुलेरिटी के आसपास का थ्योरेटिकल स्ट्रेस आएगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अगर मेरे को इरेगुलेरिटी के आसपास का एक्चुअल स्ट्रेस निकालना है तो केएफ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए नोच का सेंसिटिविटी फैक्टर पता होना चाहिए, क्यू, अगर क्यू पता है तो केएफ क्या फॉर्मूला, 1 + क्यू इन ब्रैकेट के टी -1। क्लियर, किसी को भी दिक्कत ये हो गया, ठीक है। फिर हम लोग ये देखें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को इफेक्ट को कम करने का वेरियस तरीका क्या है वो। अगला, डक्टाइल मटेरियल में अंडर स्टैटिक लोड स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ब्रिटल में स्टैटिक लोड नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और फ्लक्चुएटिंग लोड है तो चाहे मटेरियल डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है?